नमस्कार, मैं मोमिन नासिर और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वेलस सफायर में। अगले वर्ष मुंबई में सीनेट का चुनाव होने जा रहा है। मैं हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर। जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर जिला परिषद का चुनाव हो, एक विधायकी का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, ये सभी चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है। पर बात तभी सीनेट की आती है तो इसको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलता नहीं है। और जो हमारे युवक है, हमारे विद्यार्थी है, इनको भी पता नहीं है कि सीनेट का इलेक्शन होता क्या है और सीनेट मेंबर्स जो चुन के आते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्यकाल कितने समय के लिए रहता है, लोगों को पता नहीं होता है। तो इस विशेष इंटरव्यू में हमारे साथ है महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के एडवोकेट सर सिद्धार्थ इंगले जी। इनसे हम संवाद करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि सीनेट का जो चुनाव है और सीनेट मेंबर्स के जो कार्य है यह कितने महत्वपूर्ण है और एक किस तरीके से ये चुनाव लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। नमस्कार और धन्यवाद मार्वेलस सफायर को, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा विषय चुना है। मुंबई विद्यापीठ के अंदर जो सीनेट करके प्राधिकरण होता है, वो सीनेट के कार्य, अधिकार, कर्तव्य क्या होते हैं, जिसके बारे में बहुत से जो पदवीधर होते हैं मुंबई विद्यापीठ के या फिर किसी भी सार्वजनिक विद्यापीठ के, उनके पास इसका महत्व, कार्य, कर्तव्य नहीं जाता है। बल्कि इसको पहुंचाने के लिए जो सार्वजनिक विद्यापीठ है और राज्य सरकार है, उन्होंने अपनी तरह से बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। आज मुझे मार्वेलस सफायर ने जो मौका दिया है, जो संधि मुझे यहाँ पे प्रदान की है कि मुंबई विद्यापीठ और महाराष्ट्र के जितने भी सारे सार्वजनिक विद्यापीठ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें सीनेट क्या होता है, सीनेट का मेंबर्स का रोल क्या होता है, वो बताने के लिए मुझे आप यहाँ पे बुलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से महाराष्ट्र में जहाँ पर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ सीनेट इलेक्शंस हुए, और अभी मुंबई विश्वविद्यालय जो है, मुंबई विश्वविद्यालय का सीनेट इलेक्शंस जो कंडक्ट होना बाकी है, उसके लिए फॉर्म फिलिंग के डेट्स ऑलरेडी शुरू है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है और ये सवाल ऐसे हज़ारों युवकों का है, विद्यार्थियों का है मुंबई यूनिवर्सिटी का। सर, ये सीनेट मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी में टोटल कितने सीनेट मेंबर्स हैं? जो आपका सवाल है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में सीनेट का कितने सदस्य होते हैं, देखिए कि महाराष्ट्र राज्य में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए एक एक्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016। इस एक्ट के अंदर करीब 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालय आते हैं और सार्वजनिक विश्वविद्यालय के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो प्रोविजंस इसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। इसमें एक सेक्शन है 28(1), जिसको अधिसभा कहा गया है। अधिसभा मतलब अधिसभा में जो प्राचार्य होते हैं, प्राचार्य गणों से प्राचार्य चुन के आते हैं। उसके बाद जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक गण से अध्यापक चुन के आते हैं। उसी तरह से पदवीधर मतलब ग्रेजुएट जो होते हैं, वो ग्रेजुएट गण से चुनाव जीत के आते हैं। ये जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव करीब हर प्राचार्य, पदवीधर और अध्यापक के लिए अलग अलग डेट्स में कंडक्ट किए जाते हैं। प्राचार्य के लिए प्राचार्य जो है उनकी रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद जो प्राध्यापक और अध्यापक होते हैं उनके लिए उनका जैसा रजिस्ट्रेशन होता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ग्रेजुएट्स इलेक्शन। ग्रेजुएट्स जो होते हैं मुंबई विद्यापीठ से या फिर किसी भी सार्वजनिक विश्वविद्यालय से जो ग्रेजुएट्स हुए हैं, जिनके पास कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट है, वो इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपना वोट दे सकते हैं। बट उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि मुंबई विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन से ग्रेजुएट्स को कहा है कि आप इस इलेक्शन 23 के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो एज ए वोटर। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, जैसे राज्यों में विधानसभा होती है, वैसे विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र के एक अधिसभा होती है जिसको सीनेट कहा जाता है। तो इस अधिसभा में करीब 76 मेंबर जो होते हैं, उनकी पूरी एक पैनल होता है। उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जिनको हम लोग चांसलर ही कहते हैं विश्वविद्यालय के अधिनियम से। तो इस सीनेट का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का गवर्नर होता है
उसके बाद विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, उसके कमेटी में आगे होते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि एज़ पर द एक्ट करीब 39 कैंडिडेट जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो चुन के आते हैं और बाकी जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। वाइस चांसलर भी इसमें नॉमिनेशन करते हैं, चांसलर जो होते हैं वो भी नॉमिनेशन करते हैं, मैनेजमेंट काउंसिल से कोई नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कोई नॉमिनेटेड मेंबर आता है, इवन जो एमएलए होते हैं, एमएलए भी इसमें नॉमिनेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात मतलब विश्वविद्यालय में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। उसी की वजह से हर भारत में आप देखे जाएंगे तो JNU, JMA, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टीस जैसे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 30 साल से यूनियन के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। फिर भी इस सीनेट में स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है और सेक्रेटरी होता है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, वो भी इस सीनेट के मेंबर होते हैं। मतलब ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 ग्रेजुएट्स मेंबर होते हैं और स्टूडेंट यूनियन की ओर से स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इनका भी मिलाप यहाँ पे होता है। ये जो सारे जो लोग हैं जो सीनेट के, पर्टिकुलरली ग्रेजुएट और स्टूडेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने ग्रेजुएट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए जो भी भविष्य में आने वाली जो योजनाएं हैं सरकार की या फिर विद्यापीठ की, तो योजनाएं विद्यार्थियों तक पहुंचाती है और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होती है उस पर भी यहाँ पे डिस्कस होता है इस अधिसभा में। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एग्जाम्पल एक विद्यार्थी है, उसको भी सीनेट मेंबर बनना है, उसको चुनाव लड़ना है सीनेट का, तो कैसे लड़ सकता है और एक सीनेट मेंबर का कार्य क्या रहता है और क्या क्या कार्य वो कर सकता है? अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो और आपने डिग्री 5 साल पहले ली गई है, तो आप इस सीनेट इलेक्शन के लिए एज ए कैंडिडेट खड़े हो सकते हो, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। और जो अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है, 150 साल पुराना यूनिवर्सिटी है, हेरिटेज वैल्यू उसको प्राप्त हुई है। इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी बड़े बड़े अलुमनाई जो पास आउट हो चुके हैं। इसके बाद अभी अगर हम लोग देखेंगे पिछले 20 साल में भी काफ़ी लाखों ग्रेजुएट्स इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हैं। तो जितने भी सारे ग्रेजुएट्स मुंबई यूनिवर्सिटी से निकले हैं पास आउट होके, उनके पास कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट है। वो कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट की वजह होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उस रजिस्ट्रेशन में उन्होंने एक लिंक दिया है। उस लिंक में आपको जाके आपकी सारी जो जानकारी है, जैसे आपका नाम है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, कौन से फैकल्टी से आप बिलोंग करते हो, आई मीन कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आर्ट्स से बिलोंग करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिलअप करनी पड़ती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि भारत में कहीं पर भी नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के जो सार्वजनिक विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय, उनमें आपको अगर वोटर बनना है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो आपको 20 रुपया एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है। हालांकि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन ने मुंबई विद्यापीठ के जो एक्टिंग वाइस चांसलर है दिगंबर शिर्के सर, उसके बाद जो प्रो वाइस चांसलर है डॉक्टर अजय भामरे सर, उनको निवेदन दिया है और ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है फ्री एंड अच्छे इलेक्शन होने के लिए हमने उसकी डिमांड की है। और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है इसके ऊपर, क्या यूनिवर्सिटी ये चार्ज कम करती नहीं करती। तो आपका जो सवाल था मेरविन कि अगर एक साधारण विद्यार्थी सीनेट में मेंबर हो सकता है, तो मेरा जवाब आपके लिए अभी के लिए ना होगा, बिकॉज सीनेट क्या होता है, अधिसभा क्या होती है, ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट्स हैं, उनको पता ही नहीं है। अगर आप देखे जाएंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी जो ऐसे अकेली यूनिवर्सिटी है जिनके आज के टिल द टाइम मोर देन 8 लाख स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड है यहाँ पे। आप सोचो कि कैसे कितने ग्रेजुएट्स पास आउट हुए होंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में करीब 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगरे, मुंबई शहर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मुंबई यूनिवर्सिटी के जुडिशन में आते हैं। पर अगर देखे जाएगा तो जैसे पालघर में काफ़ी सारे आदिवासी इलाके हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में जैसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ है। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, इनको जाके पूछिए आपकी सीनेट क्या होता है, आपको सीनेट के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो उनको पता होगा कि हमें पता ही नहीं क्या है। उनको ऐसा लगा कि सीनेट कुछ अलग चीज़ है, कुछ ऐसा होता है जो पॉलिटिकली इस्टेब्लिश जो संगठन है उनके लिए होती है, या फिर जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, जो जिनको पॉलिटिकली सपोर्ट होता है, वही सीनेट में मेंबर हो सकते हैं या फिर वही सीनेट इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन की तौर से हमने मुंबई विद्यापीठ को
निवेदन जारी किया है और निवेदन में लिखा है कि ये जो सीनेट होती है, सीनेट का जो कार्य होता है, जो अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, जो विद्यापीठ और विद्यार्थी विकास के लिए होते हैं, जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनका एक डिस्कशन सीनेट में होता है। विद्यार्थियों के लिए जो सारी स्कीम्स बनानी है, विद्यापीठ विकास के लिए जो सारी स्कीम बनानी है, इस अधिसभा में होता है। तो हमारा कहना है कि ग्रास रूट के लेवल के लीडर्स को यहाँ पे नेतृत्व प्रदान करने की ज़रूरत है, और ये नेतृत्व प्रदान करने की जो पहली स्टेप है, वो पहली स्टेप है सीनेट इलेक्शंस होती है, जहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप्स है, जहाँ पर आप जाकर आपके राइट्स के लिए, आपके अधिकारों के लिए बातें कर सकते हो। जो सीनेट मेंबर चुन के आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, स्पेसिफिकली ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो ग्रेजुएट्स के लिए योजनाएं बनती है, जैसे कि हमारे देश में समस्या है रोज़गार की, बेरोज़गारी बहुत सारी बढ़ रही है, तो रोज़गार हम लोग कैसे दे सकते हैं, या फिर हमारे यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनमें ऐसा कुछ अभ्यासक्रम हम लोग ला सकते हैं, जैसे कि आपने डिग्री पा ली और आपको जॉब मिल गया, उसके बाद जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस जो कॉलेज लेवल में हल नहीं होते हैं, काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस जो यूनिवर्सिटी लेवल में हल नहीं होते। अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स का ट्रेंड रखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए अपनी अपनी बातों को लेके जस्टिस मांगने के लिए। तो ये नौबत ही विद्यार्थियों को नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सीनेट एक प्राधिकरण होता है विद्यापीठ का, कि जहाँ पे विद्यार्थियों के लिए, विद्यापीठ विकास के लिए बातें होती है, यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलती है, यहाँ पे रिजोल्यूशन पास होता है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, ये राज्यपाल जो होते हैं वो चेयरमैनशिप उनके अंडर होती है। तो एक विद्यापीठ और विद्यार्थी विकास के लिए एक काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिनमें आज तक देखे जाएंगे तो सारे पॉलिटिकल इस्टेब्लिश संगठन है उनका ही यहाँ पे बोलबाला रहा है, पर जो रूरल एरिया के जो नेतृत्व होते हैं उनका यहाँ पे बोलबाला नहीं हुआ है। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि अधिकारों कर्तव्य क्या है, तो यही मैं कहूँगा कि जो विद्यार्थी विकास और विद्यापीठ विकास जो होता है, और जो ग्रेजुएट्स के लिए रोज़गार की सुविधा है, फ़ीस के बारे में जो ज़्यादा एक्सेस फ़ी होती है, FRA ज़्यादा फ़ीस लेती है, काफ़ी सारे कॉलेजेस अपनी आर्बिट्री डिसीजन जो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, इनको ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना सीनेट मेंबर्स के काम होते, कर्तव्य होते हैं। सर, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, अभी कुल आबादी जो हमारी विद्यार्थी की यूनिवर्सिटी में कुछ 8 लाख है, और 800 कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी में आते हैं, और इसके कारण बहुत सारी समस्या आज मुंबई यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि विद्यार्थियों को PRN का इशू फेस करना पड़ता है, मार्कशीट्स का जो इशू है ये फेस करना पड़ता है, बहुत सारे विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का इशू है, टॉयलेट का इशू है, और ऐसे अनगिनत इशू है जो हमारे विद्यार्थी, महाराष्ट्र के विद्यार्थी और मुंबई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी फेस कर रहे हैं। तो इस सीनेट के इलेक्शन में आपका क्या योजना है, आपका क्या स्पेशल प्लान ऑफ एक्शन है, और किस मिशन और विजन के साथ आप इस चुनाव में लड़ने वाले हो? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन इस साल के अधिसभा सीनेट इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट उतारने वाली है और इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली है। पिछले 5 साल से महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन निरंतर कार्य करते आ रही है विद्यार्थियों के ग्रीवेंसेस के रिजॉल्व करने के लिए। कल रात की बात है कि एक माणगांव का लॉ का विद्यार्थी जो माणगांव से आया था, उसको 2 दिन पहले कहा जाता है कि आप नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, और आपका पूरा एंटायर जो एजुकेशन ही है वो ख़त्म होने वाला है। तो उस विद्यार्थियों के लिए कल रात हम लोग 8:30 बजे तक यूनिवर्सिटी में थे, उसको हॉल टिकट देने की जिम्मेवारी पूरी हमने उठाई थी, उसको हॉल टिकट दिया, और वो लड़का कल रात को 1:30-2 बजे माणगांव पहुंचा, और आज सुबह उसने 10:30 को एग्ज़ाम दिया। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, हम निश्चित तौर पर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास हमारे संगठन में 80% जो है एडवोकेट्स का मेंबरशिप है, और एडवोकेट्स हमारे साथ काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट्स इस सीनेट में चुन के जाए, और जो पॉलिसी बनी है, जो एक्ट बना है, उस पॉलिसी को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे। जो योजनाएं सरकार की है, जो योजना विद्यापीठों की है, जैसे आपने लाइब्रेरी की बात की, जैसे आपने कहा कि विद्यार्थी संख्या बढ़ रही है, मैं उससे ऊपर जाके कहना चाहूँगा कि जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर से जो बच्चे ट्रैवल करके आते हैं 1 डे के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनका टाइम ज़ाया होता है, उपकेंद्र सब सेंटर होने के बावजूद भी उनके जो ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं थी। बट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन उन सब के लिए कार्य करेगा। महाराष्ट्र स्टूडेंट चाहेगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ताण है, जो तनाव है, जो कम हो जाए। इसलिए हमने राज्य सरकार के पास डिमांड भी की थी कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को एक नया कोंकण विद्यापीठ हो जाए, ताकि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के जो विद्यार्थी है वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सके, वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो सके उनके लिए। तो हम ये डिमांड आगे लेके जाएंगे। जहाँ पे अगर देखेंगे तो
डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो मुंबई विद्यापीठ का एक हिस्सा है, करीब करीब 7 से 8 हज़ार महाराष्ट्र से विद्यार्थी जो होते हैं वो CET का फॉर्म पर्चा भरते हैं LLM के लिए, मास्टर्स ऑफ लॉ के लिए, परंतु सिर्फ 600 ही इनटेक कैपेसिटी होने की वजह से वो सारे जो बच्चे हैं वो डिबार होते हैं। तो हमने ये भी डिमांड रखी मुंबई विद्यापीठ के सामने कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में भी 1500 इनटेक कैपेसिटी होनी चाहिए। इस मांग को भी हम लोग जारी रखेंगे और अगर हम सीनेट में जाते हैं तो ये जो मांगे हैं हम निश्चित तौर पर पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो मनमानी फ़ीस लेते हैं, फ्रीशिप का इश्यू है, स्कॉलरशिप का इश्यू है, कॉलेजेस में अध्यापक प्राध्यापक की भर्ती नहीं है, इंचार्ज प्रिंसिपल होते हैं, जो रूल्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग के लिए AICTE के रूल्स होते हैं, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं। तो ये सारे जो रूल्स होते हैं मेडिकल के लिए, हालांकि तो मुंबई विद्यापीठों के अंदर मेडिकल की सुविधाएं नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए MUHS है, बट इंजीनियरिंग लॉ जैसे और साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनके ग्रीवेंसेस के लिए हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे। लॉ में जो सारा मसला क्रिएट हो चुका है, जो सारे ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं उसको हम लोग कैटर करेंगे। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन जब सीनेट में मेंबर बन के जाएगी तो विद्यार्थियों के हित के लिए ही काम करेगी, विद्यार्थी हित के लिए कार्य करेगी और सामने या फिर चांसलर है या फिर कोई मिनिस्टर है उनका रिस्पेक्ट उनको देगी, पर जो विद्यार्थियों के लिए बात करना है तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा अग्रसर रहेगी। सिद्धार्थ सर, बात ये है कि जो हमारे विद्यार्थी है और जो हमारे युवक है जो ये चुनाव है उसको इतना गहराई से इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा तमाम युवाओं को, विद्यार्थियों को कि ये जो सीनेट का इलेक्शन है उसको गंभीरता से लें? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के युवाओं ने मुंबई विद्यापीठ के और जो भी अदर पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसके सीनेट के इलेक्शंस को काफ़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो आज की राजनीति है वो सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल संगठनाएं हैं उनके ही जो रिलेटिव्स है, उनके बच्चे हैं, नाती पोती है, वही आगे बढ़ के नेता बन रहे हैं। तो अभी वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र युवाओं को आगे आकर महाराष्ट्र की जो राजनीति अपने हाथ में लेना है और उसके लिए ये जो सीनेट के इलेक्शन से सबसे बड़ा और सबसे पहला एक कदम हो सकता है। जैसे हमने अभी इसी इंटरव्यू में कहा है कि सीनेट है जो डाउन टोडन या फिर ग्रास रूट लेवल तक गया ही नहीं है, तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होनी चाहिए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में युवाओं की कमतरता इसी वजह से होती है। जैसे मैंने कहा कि 30 साल से महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं किए गए। इसके वजह से महाराष्ट्र युवाओं को राजनीति में जो चीज़ें होती है उसमें इनका कॉन्सेंट्रेशन या फोकस नहीं होता है। तो ये सीनेट इलेक्शन से आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने के लिए एक कदम और आप बढ़ा सकते हो आगे। तो मैं इसी माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर राजनीति युवाओं के हाथों में आती है तो युवा आप आने वाले पीढ़ियों को सशक्त बना सकता है। जो एजुकेटेड युवा है वो आगे आके राजनीति को अपने हाथ में ले और हाथ में लेके इस महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के युवाओं के विकास के लिए, महाराष्ट्र के लोकहित के लिए आगे आके साथ में काम करें।